एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी में कुछ ऐसा पल बहुत ही कम आता है जिसमें वो जिसका इंटरव्यू ले रहा होता है उसके सामने बैठना उसके लिए एक प्रिविलेज हो जाता है। जिस शख्सियत का वो इंटरव्यू ले रहा होता है उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते हैं। आज हमारे साथ KNK मीडिया नेटवर्क न्यूज़ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो वडोदरा का गौरव हैं, गुजरात का गौरव हैं, देश का गौरव है, भारतीय सेना का गौरव हैं। हौसलों की उड़ान जब जुनून से मिलती है तब इतिहास लिखा जाता है और ऐसा ही इतिहास रचा है लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत सहगल सग्गी ने। गुजरात की पहली टेक्निकल महिला इंडियन आर्मी ऑफिसर, पहली DSWRO ऑफिसर और अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री साइकोलॉजी वर्कशॉप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला अधिकारी। लेकिन उनकी सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि में से एक भारतीय सेना की पहली रिटायर्ड महिला अधिकारी जिन्हें COAS अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि उनके अद्भुत नेतृत्व, समर्पण और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। एक प्रेरणादायक SSB मेंटर के रूप में उनके मार्गदर्शन में 451 से अधिक उम्मीदवार सफल होकर देश सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी कोच के रूप में उन्होंने हजारों युवाओं को आत्मविश्वास, अनुशासन और सफलता का मंत्र दिया है। फेमिना एक्सीलेंस अवार्ड, श्रीमती KM मेमोरियल अवार्ड सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत सहगल सग्गी आज केवल एक नाम नहीं बल्कि हर युवा के लिए प्रेरणा, शक्ति और नेतृत्व का जीवंत प्रतीक है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ KNK मीडिया नेटवर्क न्यूज़ स्टूडियो में। और जब भी मैं आपको देखती हूँ ना मैम, तो मुझे आपको दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। थैंक यू बेटा। एंड इट टेक्स 1% टू रिकॉग्नाइज अदर्स। तुम खुद अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हो और यू आर अ प्राइड टू द एंटायर फ्रेटर्निटी। गॉड ब्लेस यू। मैम, आप 20 साल से ऊपर की सर्विस कर चुकी हैं भारतीय सेना में, और उसके बाद में आप अगर चाहती तो एक आराम की ज़िंदगी भी जी सकती थी, पेंशन लेकर आप जी सकती थी, पर आपने कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड नहीं चुना। आपने एक ऐसा डिपार्टमेंट चुना जिसमें वेटरन्स का वेलफेयर आता है और आप काफ़ी सालों से इस वेटरन्स की सर्विस में जुटी हुई हैं। आप सेना से लेकर कॉरपोरेट तक नेतृत्व कर चुकी हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप युवाओं को, आप NCC कैडेट्स को आप ट्रेन भी कर चुकी हैं ताकि वो अपने भारतीय सेना में अपना एक स्थान बना सकें, देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर चुके हैं। और जितने भी माता पिता हैं वो आपको आज देख रहे होंगे, बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, वो चाह रहे होंगे कि मैं मैम की तरह कुछ समाज में, अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए मैं कुछ करूं, भारतीय सेना में मैं शामिल हूं। तो मैम, उन युवाओं को आज आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरीके से एक मोटिवेट हों, अपने आप को मजबूत करें, डिसिप्लिन में रहें ताकि वो एक आप जैसा मुकाम हासिल कर सकें? सो दिस क्वेश्चन वीना मैम आज आपने सबके सामने पूछा है, तो मैं चाहूँगी कि सब लोग जो सुन रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या बच्चे हो, एक चीज़ जो आजकल जो चल रही है वो आई वांट टू क्लैरिफाई। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सक्सेस जो आज हमको दिख रही है, आप मुझे देख रहे हो और अपने आप को भी आप बहुत सक्सेसफुल हो, हम सबको वो सक्सेस का आउटकम दिखता है। तो जो भी देख रहा है, मैं कहना चाहूँगी कि सक्सेस इज़ नॉट ओवरनाइट। आज आप मुझे 22 साल के बाद, या लेट्स से कि मैं फौज में भी होती तो लोग उसको सक्सेस मानते। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटिन्यूस हार्ड वर्क। जो मैंने अपने फ़लसफ़े ज़िंदगी में यूज़ किए हैं, सबसे पहला फ़लसफ़ा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में रखा है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, फोकस। आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हो, क्या आपका उद्देश्य है उसके पीछे? क्योंकि लोगों ने कहा आर्मी ऑफिसर बन जाओ, इसलिए बनना चाहते हो, तो आपका उद्देश्य गलत है। क्योंकि आपने कहा कि ओ माय गॉड बहुत प्रेस्टीज मिलती है, तो आपका उद्देश्य गलत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे कंधे इस लायक हैं कि मैं देश की सेवा करके उसकी रक्षा कर सकता हूँ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, देन आपका उद्देश्य सही है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चाहे फौज को ज्वाइन करना हो या कॉर्पोरेट को ज्वाइन करना हो या पढ़ाई करनी हो या अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ योर वाई।
clarity of thought with a why is of utmost importance. Second importance is discipline. लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस से चलो, 4 बातें फ्लैम्बॉयंट तरीके से बात करो तो सब बढ़िया है. सॉरी, फौज में सुबह ट्रेनिंग होती है, पीटी में रन करने जाते हैं, शाम को गेम्स होती है, सुबह से तो शाम का टाइम होता है, सबकी डेडलाइन होती है, एंड तब जाकर के फौज को हर हालात में बुलाया जाता है. कैसे हो गया ये? रातों रात हो नहीं, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस कैसे आया फौज के ऊपर. फौज इन द सेंस, प्लीज डू नॉट जस्ट से आर्मी, इट इज आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. कैसे आया कॉन्फिडेंस इस पर? बिकॉज दे नो दैट दीज पीपल आर ट्रेन्ड, दे आर डिसिप्लिन्ड. उनको पता है कौन सी चीज़ कैसे करनी. तो दिस आप पे भी लागू होता है. डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट बिफोर दी कॉन्फिडेंस. बिफोर, अगर आप चाहते हो कि किसी को आप पर कोई कॉन्फिडेंस आए तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन. एंड स्टार्ट कैसे करना है? सिंपल सी चीज़ है. सुबह उठते हो, उठते ही होंगे ऑफकोर्स. बेड बनाते हो, नहीं बनाते हो तो स्मॉल थिंग्स मम्मी बना कर आएगी, पापा बना देंगे, जूता कोई और लेकर आया, खाना कोई और बना रहा है, दूध कोई और दे रहा है, और आप चाहते हैं कि आप आर्म फोर्सेस बनना, ऑफिसर बनना चाहते हैं. स्टार्ट टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज योर डिसिप्लिन. एंड ऑफ कोर्स लास्ट इज माय फेवरेट, दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोग इंडियंस खास करके, वी आर सो वेरी मच इन ऑ ऑफ यूके, यूएसए, सिंगापुर. वाई? बिकॉज सब बड़ी साफ सुथरी जगह है, वहाँ पर तो आप कचरा नहीं फेंक सकते, कुछ नहीं कर सकते. इंडिया में भी ऐसा है, बस वहाँ पर क्या है ना कि एवरीबडी इज टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप फौज के किसी भी कैंटोनमेंट में चले जाइए, इट इज नीट एंड क्लीन, अप टू द मार्क, एवरीथिंग, सब कुछ ध्यान से रखा हुआ, कोई कचरा डाल नहीं रहा. कैसे? बिकॉज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी हाई. ये मेरी जगह है, मुझे गंदा नहीं करना, मेरी जगह है, मुझे तोड़ना नहीं है, अगर टूट गया तो किसी को इन्फॉर्म करना है या फिर किसी की मदद करनी है. सो आप अगर जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, ये 3 मंत्र बना करके रख लीजिए. मेरा फोकस विद अ वाई, मेरा डिसिप्लिन पहले, कॉन्फिडेंस बाद में अपने आप आएगा, ट्रस्ट वर्दीनेस मेरी एस्टैब्लिश हो जाएगी. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, योर कंट्री, योर आसपास, सोसाइटी, पीपल, कम्युनिटी, एंड your country will go to the next level. आप करना चाहते हैं इसको 15 दिन, 1 महीने करके देख लीजिए, you will see a sea change in yourself. मैम, भारतीय सेना में अधिकारी बनना या भारतीय सेना में शामिल होना लाखों युवाओं का होता है कि भाई मुझे भगवान मुझे अपॉर्चुनिटी दे, मेरे में इतनी ताकत भरे कि मैं इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में कुछ अपना सर्विस दे पाऊँ. जैसे आप भारतीय सेना में शामिल हुई थी, तो आपके अंदर वो चीज़ क्या थी, वो आप क्या बताना चाहेंगे उन युवाओं को कि मुझे ये चीज़ डेवलप करनी है, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगा फौज में? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आजकल एक दौर चल पड़ा है कि एक एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स को तैयार कर लो, एंड एंट्रेंस टेस्ट खत्म हो गया, एंड देन यूर इन. दैट इज अ सुपरफिशियल पर्सनालिटी. SSB इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग. जो मेरे 2 टेन्योर्स मैंने गुजारे हैं SSB में, एंड उसके पहले भी, ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी आपको बनाती है फौज के लिए. सो फौज में अगर आप आना चाहते हो, मैं रिटर्न के एग्जाम्स के बारे में बाद में बात करूंगी, विल डिस्कस अबाउट दैट, बट आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है. एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, एक सॉल्यूशन फाइंडिंग एटीट्यूड इज अ मस्ट. फौजी बनना है, फौजी आपको अच्छे AC रूम में आपको बिठाएगा तो बिल्कुल भी नहीं. आपको जंगल में जाना है, माउंटेन पे जाना है, सिचुएशंस को हैंडल करना है. और अगर आप रूम में भी बैठे हो तो भी फौज की लाइफ इज सो डायनामिक कि कुछ ना कुछ तो नया हो ही रहा है. जब कुछ नया हो रहा है तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस. डिसिप्लिन के बारे में यू आस्क्ड मी प्रायर. डिसिप्लिन इज नॉट, बीना मैम, कि सुबह उठ गए, सिर्फ सुबह उठ गए एंड ऑल दैट स्टफ. डिसिप्लिन इज ये मुझे इतना काम करना है, मुझे तमीज़ से बात करनी है, मुझे मेरा काम पूरा करके ही जाना है. ऑल दीज थिंग्स आर योर मेंटल डिसिप्लिन. फौज जैसी डायनामिक जगह पे आप जा रहे हो और आपको पता नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, और आप कहते हो कि मुझे तो वहाँ जाना है. आप फौज में जाना चाहते हो लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और फौज में जाना चाहते हो, आपकी फिजिकल फिटनेस ऐसी है कि 2 कदम चलोगे तो आपके सांस आपकी फूलने लग जाएगी. कैसे काम चले? सो मैं ये कहना चाहूँगी, बेटा जी, अगर आप फौज में जाना चाहते हो तो अलाइन योरसेल्फ
to be a better person with all these points which we have just discussed, and you become the person. फेक पर्सनालिटी लेके मत जाइएगा, आप ऐसा बंदा बनिए खुद ब खुद नेचुरली, फौज को लगे अरे वाह क्या फिट है, ले लो इसको। मैम, फ़ौज में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं? स्पेशली मुझे एसएसबी के बारे में थोड़ा सा आप ज़्यादा बताइए, कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस बारे, काफ़ी युवाओं को पता नहीं है, और नहीं पता होने के कारण एक एज जब निकल जाती है तो हम फिर चाहते हुए भी उस चीज़ में मेंटेन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लेवल्स हैं आप जो फौज में जा सकते हो। एक है 16 से 18.5 साल की उम्र के बीच में आप एनडीए कर सकते हो। जनरली बच्चे जो हैं 10वीं या 11वीं के बाद उसका रिटर्न की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। 12th के बाद उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लियर योर 12th एज वेल, एंड इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। साल में 2 बार पेपर होते हैं, NDA 1 एंड NDA 2। नोटिफिकेशंस बाकायदा आती हैं, आप भी देती हैं, आप अपने चैनल पे, मैं भी अपने चैनल पे पुट अप कर देती हूँ स्टोरीज में। सो NDA 1 एंड NDA 2 का रिजल्ट रिटर्न टेस्ट होता है। उसको करने के बाद ये है छोटे बच्चों के लिए जो कि 12th वाले हैं। ग्रेजुएशन के लिए सीरियस एंट्रीज हैं। NCC कैडेट्स के लिए मैम डायरेक्ट एंट्रीज है। ऑफ कोर्स आजकल रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अभी उन्होंने परसेंटेज लेवल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो अगेन इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। लेकिन आजकल का ये है कि आपको NCC सर्टिफिकेट में अच्छे ग्रेड आने चाहिए और आपकी कुछ परसेंटेज का कट ऑफ भी आता है, वो करना चाहिए। डायरेक्ट एंट्रीज भी हैं, देन OT की एंट्रीज हैं, उसके बाद में जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी एंट्रीज हैं। मोर ओवर जो हमारे जवान जो हैं फौज में चले जाते हैं उसको ACC एंट्री से भी वो लोग फौज में जा सकते हैं। और भी 1-2 एंट्रीज हैं जो कि फौज के जवान जो ऑलरेडी हैं और उनको लगता है कि हम फौज में से ऑफिसर बन सकते हैं, तो उनके लिए भी ये एंट्रीज है। नाउ आपने मुझे बोला कि SSB के बारे में, SSB इज अ फाइनल थिंग, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? लेट्स से मोटा मोटा एंट्रेंस टेस्ट हुआ और एंट्रेंस टेस्ट के बाद पहला पड़ाव आता है SSB को करना होता है। तो SSB 2 पार्ट में होती है, फेज़ 1 फेज़ 2, स्टेज 1 स्टेज 2 बोलते हैं। स्टेज 1 पहले 1 दिन का होता है जहाँ पर सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आते हैं, SSB सेंटर्स में जाते हैं, उनकी कॉल लेटर्स आते हैं, कॉल लेटर्स के तहत वो डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स सही होना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे के सारे ऑन ग्राउंड चेक होते हैं, राइट? आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, आपके CGPAs, कन्वर्जन ऑफ द CGPAs इनटू द परसेंटेजेस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसको नोटिफिकेशन में सब लिखा होता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें एंड उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। जो जब आप SSB सेंटर में जाते हैं, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेंटर्स में जाते हैं, तो वहाँ जाकर के आपके सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद लेट्स से वो सारे सही हो जाते हैं तो आपको चेस्ट नंबर्स देते हैं। चेस्ट नंबर्स में आपके दिन 2 टेस्ट होते हैं, वो भी इन फ्यूचर अगर हो सकता है तो चेंज होने वाले हैं, बट फिलहाल एक होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जिसमें नॉन वर्बल एंड वर्बल टेस्ट होते हैं, 2 टाइप के पेपर्स होते हैं। एंड उसके बाद में होता है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट में मैम आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बाद में आपको टाइम दिया जाता है स्टोरी लिखने के लिए, उसके बाद में आपको बाहर वेट करना होता है थोड़ी देर। काफ़ी बच्चे तादाद में आते हैं, सबका जब ख़त्म हो जाता है तो आपको नरेशन के लिए बुलाया जाता है 15-15 के ग्रुप में। 15-15 के ग्रुप में आपको पहले एक बारी बारी करके 1-1 मिनट में आपको अपनी स्टोरी बतानी होती है, बाद में डिस्कशन करना होता है। आप जिस तरह से बोलते हो, जिस तरह से आप नरेशन करते हो, जिस तरह से आप अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करते हो, जिस तरह से आपकी स्टोरी बनती है एज पर द पिक्चर शोन, जो 3 SSS बैठे होते हैं, साइक, GTO और IO इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे होते हैं, वो आपको एसेस करते हैं और कहते हैं कि हाँ बंदे को एक इसको चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एंड उसके तहत आप स्क्रीन इन हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आपका जो OIR जो टेस्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए। OIR 1, 2, 3, 4, 5 होता है, 1 इज़ द बेस्ट, 5 इज़ द वर्स्ट। अगर आपका 1 और 2 आता है, आजकल की दुनिया में मैं चाहूँगी कि 1 और 2 आए, 2 भी नहीं, मैं तो 1 पे फोकस करूँगी, बिकॉज आजकल सब कुछ अवेलेबल है बाहर मार्केट में, तो 1 ही आना चाहिए। तो OIR 1 अगर आता है और आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी जाती है तो अब डेफिनेटली आप स्क्रीन इन होते ही होते हैं। उसके बाद में आप स्क्रीन इन हो गए और उसके बाद में नेक्स्ट डे से FSB में या एयरफोर्स की सिलेक्शन सेंटर जो SSBs होते हैं उसी दिन साइक टेस्ट होता है, लेकिन बाकी नेवी और आर्मी वाले नेक्स्ट डे साइक टेस्ट होता है। साइक टेस्ट में मैम
2 घंटे का टेस्ट होता है और 4 टेस्ट होते हैं उसमें। TAT जिसमें 11 पिक्चर्स और एक ब्लैंक स्टोरी होती है। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसमें 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं, 15 मिनट का होता है। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट 30 मिनट्स का होता है और लास्ट में होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो कि 15 मिनट का होता है। मोटा मोटा सब मिलाकर के 2 घंटे का होता है। उसके बाद में आपके पास होते हैं नेक्स्ट डे से GTO 1 और उसके नेक्स्ट डे GTO 2। इस साइक का डे GTO 1 और GTO 2, इस तीनों दिनों में आपको जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर कभी भी बुला करके आपकी इंटरव्यूइंग करता है। इंटरव्यू होती है 40 से 50 मिनट के बीच में, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता है। तो उसकी आपकी इंटरव्यू होती है प्रॉपर टाइप, आपसे सवाल जवाब आपकी फैमिली के बारे में। उसके पहले आपका PIQ बनाया जाता है, क्या कहते हैं, आपकी पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर आपसे लिखाया जाता है। उसके बेसिस पे वो आपसे सवाल के सवाल पूछता है। वो खत्म होने के बाद GTO 1 and 2 नॉ टास्क, GTO 1 and 2 दोनों को मिला करके 9 टास्क होते हैं। एवरीथिंग इज आउटडोर। उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, लेक्चर टॉपिक्स होते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, हाफ ग्रुप टास्क, फुल ग्रुप टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, ऑल दीज टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स टास्क, ग्रुप रेस होती है जिसे हम स्नेक रेस भी बोलते हैं। तो ये सारी के सारी जो टेस्ट होते हैं उसमें उद्देश्य, ये तीनों टेस्ट का उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज देख रही हूँ या फिर मैं ये देख रही हूँ कि आपको बोलना आता है कि नहीं आता है। वन पार्ट इज दैट, बट व्हाट आई एम सीइंग इज 3 थिंग्स, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। बस तरीके अलग अलग हैं। GTO में मैं आपकी ग्रुप डायनामिज्म देख रही हूँ कि भाई ये बंदा ग्रुप में कैसा है। इंटरव्यू में मैं ये देख रही हूँ कि इंसान अपने बारे में कितना जानता है, अपने आसपास के बारे में कितना जानता है। और साइक अंदर से डीप ये बंदा कैसा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ सेम हो, बट हाँ अगर सेम हो तो बंदा बैलेंस्ड है। बट वी आर ऑल ग्रोइंग पर्सनालिटीज, तो कभी ऊपर कभी नीचे। हम लोग कैंडिडेट के बारे में डिस्कस नहीं करते, कैंडिडेट के बारे में डिस्कशन होता है सबसे लास्ट दिन, दैट इज 4th डे। First day is the screening, second day is the psych, second, third and fourth day is the GTO, 5th day is the conference। उस दिन बच्चा पहली बार, एक पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, उसमें आता है, उसको बुलाया जाता है। उसके बुलाने के पहले बच्चे के बारे में हम सारे डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या आगे जाकर के कर सकता है, नहीं कर सकता है, ऑल दोज थिंग्स, वेदर ये रिकमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही डिस्कशन हो चुकी होती है। एंड बच्चे का जो 5 दिन का दौर वहीं पर ख़त्म होता है, तो वो रिकमेंडेड हो जाता है, तो फिर वो मेडिकल्स के लिए जाता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल्स के लिए जाता है। मेडिकल अगर हो जाता है तो बच्चा फूपा में फाइनल उसके नेशनल लेवल पे मेरिट बनती है। मेरिट इन हो गया, मेडिकल क्लियर है, तो फिर वो बच्चा फाइनली उसको फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलती है। तो इतना जो दौर है, that is a very big journey of a child from thinking to becoming an officer, giving the written test, going for the SSB, screening in, conferencing in, recommendation, medical in, merit in, and then जाकर के joining letter मिलती है। And then जैसे joining letter मिल जाती है मैम, अकेडमी में फिर से आप 0 से स्टार्ट करें। मतलब फौज में जाने से पहले कोयले को हीरा बनाने का काम पहले ही हो जाता है, ताकि वो फौज में जाए तो वो हीरा बन के ही जाए। yes. फिर भले वो 0 से क्यों नहीं शुरू करे। मैम, जब आपने डिफेंस ज्वाइन किया था तो आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था? मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा शौक था कि मेरा बच्चा फौज में जाए। वो उनको पता था शायद कि इसका नेचर ही इस तरह से, तो शायद वो ऐसा सोचते हों। लेकिन I don't remember that my parents ever saying no for it. मेरी माता जी ने SSB में जाने से पहले ये बोला, जाके देख के आ जा, होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। So that is the attitude that she gave me कि yeah, go ahead, do it, absolutely all right. My father when he said कि okay, ऐसी तो क्या चीज़ है कमल कि इतना कोई नया जिंदगी में बना हो कि जिसके कारण से तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकती हो। तो मुझे वो बात सही लगी यार, ऐसा तो कौन सी चीज़ें होती थी। मेरे आने से पहले 1000 लोगों ने, लाखों लोगों ने फौज में ट्राई किया है, मेरे जाने के बाद भी लोग ट्राई करेंगे। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट, लेट मी गो एंड ट्राई। सो आई लव दैट एटीट्यूड एंड आई सपोज आई डू ऑल दोज थिंग्स विद दैट एटीट्यूड। आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स, बीना मैम आपके चैनल के थ्रू,
कि पंख दीजिए अपने बच्चों को, न जाने वो क्या बनने वाले हैं। कुछ कुछ बाज बन जाएंगे, कुछ पिकॉक्स बन जाएंगे। बांध के रखोगे तो वो अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाए। बच्चे बहुत काबिल होते हैं, जस्ट हैव फेथ इन देम, एंड वो बहुत बड़ी उड़ान बनने वाले हैं। सो गिव देम दैट प्लेटफॉर्म। मैम, एनडीए और सीडीएस के बारे में मुझे आपसे थोड़ा और ज़्यादा जानना है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बताइए, युवाओं को बताइए इस बारे में। एनडीए तो रिटर्न टेस्ट होते हैं, एनडीए जी। 1 एंड एनडीए 2 होता है, देन सीडीएस का भी टेस्ट होता है और एग्जामिनेशंस होते हैं। सो इसमें एफकैट भी एग्जाम्स होते हैं, जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो इसकी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप अगर गूगल भी करोगे, आप अगर क्या कहते हैं, उसमें 3 टेस्ट होते हैं, मैथ्स का, जीएटी का, इंग्लिश का टेस्ट होता है। इट्स वेरी सिंपल टेस्ट, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता। मैथ्स अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है तो आप 10th के बाद से एनसीईआरटी का 8th लेवल से, 7th या 8th लेवल से एनसीईआरटी से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। आप ये मान के चलिए, अगर आपका मैथमेटिक्स उस लेवल का से अच्छा है, देन मैथमेटिक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। व्हाट मैटर्स इज दी टाइम। आपको उस टाइम से वो कवर करना, मतलब कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। सो आप अपनी प्रैक्टिस जो है 10th के बाद से स्टार्ट कर दीजिए एनडीए के लिए। जी। और एनडीए की अगेन इंग्लिश, आपको जनरल नॉलेज दैट हैज़ टू बी अवेयर। आपके पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, अगेन जो कि मार्केट में जो अवेलेबल है। आप अगर आपको डाउट्स हो रहे हैं तो गेट होल्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको मालूम पड़ जाएगा। इट इज अ कैटेगोरिक डिस्प्ले ऑफ कितने सब्जेक्ट को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कौन से चैप्टर को कितना परसेंट, कितना क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, कितने मार्क्स उनको दिए जा रहे हैं। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। तो वो जब आप क्लियर कर लेते हो तो इट इज जस्ट अ मैटर। आप एनडीए में जाते हैं, एनडीए में जब चले जाते हो देन आपको जो वहाँ पर जो ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद में आप जाते हो आईएमए। सो एनडीए वाला बच्चा कब जाता है? टेस्ट देने के बाद, एसएसबी क्लियर करने के बाद, मेरिट इन होने के बाद वो जाता है एनडीए। एनडीए कहाँ पर? खड़गवासला। एनडीए इज इन पुणे, खड़गवासला, वहाँ जाता है। और एनडीए में खत्म होने के बाद दैट पर्सन गोज टू आईएमए, राइट। देन जा करके वो ग्रेजुएट होकर के बाहर निकलता है एंड देन फौज में जाता है। एंड लोग जो ग्रेजुएट एंट्रीज हैं उनको अपॉर्चुनिटीज है आईएमए में जाने के लिए या ओटीए में जाने के लिए। जो ओटीए में जाता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। जो एनडीए के थ्रू आईएमए में जाता है या डायरेक्टली आईएमए में जाता है वो परमानेंट कमीशन होते हैं, ठीक है। परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि आपको 20 साल आपको करना ही करना है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है 14 साल। 14 साल के बाद अगेन आपका बोर्ड होगा। देयर माइट बी अ चांसेस कि प्रोराटा बेसिस पे आपको परमानेंट कमीशन मिले। देयर माइट बी अ चांसेस कि आपको बोलें कि ओके गुड बाय, थैंक यू सो मच। मैम, काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा भी होता है और ऐसा चलता भी है कि इतना सारा लेंदी प्रोसेस फौज में भर्ती होने के लिए, अल्टीमेटली तो बॉर्डर पे ही खड़ा होना है सोल्जर को, चाहे वो ऑफिसर है चाहे वो जवान है। तो उन लोगों के जो मिथ है, ये जो धारणा है, वो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने बीना मैम। आप जो मैं ऐसे रूम में मस्त बैठे हैं, फिर तो आई विल ट्राई एंड आई विल पोर्ट्रे द बेस्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। बट अंदर से हम क्या हैं, वो अंडर प्रेशर, अंडर प्रॉब्लम्स, अंडर द एरियाज एंड द अनफेमिलियर एरियाज जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, अनकंफर्टेबल एरियाज, तब जाकर आपका फाइबर मालूम पड़ता है। अब मैं तो आपका एग्जाम ले रही हूँ, आप तो बेस्ट आंसर दोगे मुझे। इतना सारा जो चीज़ है, तो मैं आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट करती हूँ। ग्रुप में कैसा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन ग्रुप को आप लेके साथ नहीं चल सकते। मेरा तो दारोमदार ग्रुप के ऊपर, क्या मैं अपने ग्रुप को मोटिवेट कर सकती हूँ? नहीं, 10 दिन से मैं चढ़े जा रही हूँ पहाड़ पे, तो मेरा बंदा बोलेगा साहब जाना कहाँ है, अब तो बहुत हो गया, भूख भी लगी, ये वो, और मैं उनको बोलूँ चुप करके चलो। दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस। आई एम इंटेलिजेंट, मेरे में खुद में बहुत करेज है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। मैं अपनी टीम को कैसे हैंडल करती हूँ वो भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद मैं अगर वहाँ पर खड़ी हूँ, और आई ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, देखा कि वो माय गॉड, पाकिस्तानी ऊपर से निशाना दाग के मेरे बंदों को मारे जा रहे हैं। इट वॉज नॉट अ गुड सीन, इट वॉज अ प्रॉब्लम एरिया, बट उसने हिम्मत अपनी नहीं हारी। सोचा, दिमाग लगाया,
सो अंडर प्रेशर, अंडर प्रॉब्लम जो बंदा सोच सकता है और सॉल्यूशंस इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, हमें तो ऐसा बंदा चाहिए ना। अगर ऐसा बंदा मिलता है तो वो उसके लिए पहले मुझे ये सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। इंटेलेक्चुअल टेस्ट तो सब कोई करता है। इंटेलेक्चुअल टेस्ट तो क्या है, मैं 4 बुक्स पढ़ूंगी तो इंटेलेक्चुअल टेस्ट आ जाएंगे। बट दिस बिहेवियर इज एवरीथिंग वीना मैम। और वो बिहेवियर ऐसे चीज़ों में हम सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे हालात में वो कैसा एक्ट या रिएक्ट या परफॉर्म करेगा, कैसे बिहेव करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आपने कहा बॉर्डर पे खड़ा रहना है, ऐसे हालात में परफॉर्म करना है, तो मालूम तो पड़े कि क्या सोचता है, क्या करता है। मैम एक और सवाल है कि ऑल्टरनेटिव एंट्री रूट्स क्या हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में? हमने एसएसबी की, हमने सीडीएस एनडीए की बात की, उसके अलावा भी और कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जिसमें हम सेना में शामिल हो सकते हैं? सो एज आई मेंशन कि एफकैट तो है, सीडीएस है, एनडीए है। आपको मैंने एनसीसी एंट्री के बारे में बताया जी। आप एनसीसी एंट्री पहले इट वाज एब्सोल्युटली ओपन। आजकल थोड़ा परसेंटेजेस के कट ऑफ्स आने लग गए हैं, देन यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड। काफ़ी बच्चे मुझे पूछते हैं कि अगर इट इज़ अ बिहेवियरल टेस्ट देन व्हाई इज अ परसेंटेज केप्ट। जी। तो भाई आजकल के कॉम्पिटिटिव ज़माने में अगर आपको पता नहीं है कि आपको परसेंटेजेस अच्छे लाने हैं तो कोई भी बहुत बड़ा 80% तो रखा नहीं, 60 to 75% ही रखा है। दैट इज़ अ डूएबल थिंग, करिए उसको। सो एनडीए एनसीसी इज़ वन, डायरेक्ट एंट्री इज़ अनदर। टेक्निकल ग्रेजुएट्स वो हैं जो कि टेक्निकल ग्रेजुएट्स जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी डायरेक्टली आ सकते हैं, वो आते हैं। एंड देन जो फौज में जवान बन जाते हैं, वी डिस्कस दैट, एसीसी एंट्री के थ्रू आते हैं, एसटीओ कमीशंस आते हैं। सबका एज गैप होता है। जो एसीसी वाले होते हैं उनको वही रिटन टेस्ट दे करके एसएसबी का पूरा करना पड़ता है, उनकी आईएमए में ट्रेनिंग होती है। एसटीओ कमीशन की को इन द चैनल में आकर के वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन वो आगे आते हैं। सो जो जवान है फौज के अंदर, अग्निवीर, कई बच्चों ने मुझसे सवाल अग्निवीर के लिए बोला, अभी वो पॉलिसी ओपन नहीं हुई है, बट मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि 12वीं के बाद 4 साल आपको मिलते हैं, आप जो है ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में अपनी पढ़ाई जारी रखिए और सीडीएस के लिए तैयारी करिए। सो आपको फ़ौज का एनवायरनमेंट मिला है, आपको बैकग्राउंड है फ़ौज का, आपको मालूम है फ़ौज कैसी है, तो आपको उसका फ़ायदा आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में हो जाएगा। सो एंड जैग ब्रांच तो है ही, जैग के जो लॉयर्स बनते हैं वो तो है ही, जो डॉक्टर्स बनते हैं वो 2 तरीके से, एक तो एफएमसी के में जा कर के अपना एंट्रेंस क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके जा सकते हैं, और दूसरे डायरेक्ट एंट्री वाले डॉक्टर्स भी आते हैं, उसकी वैकेंसीज निकलती रहती है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं। So these are so many entries which are available in Forge. You can go and do it. And of course, last but not the least, TA entry, territorial army entries भी होती है, जिसमें कि पहले किस ज़माने में आपको जॉब करना ज़रूरी हो जाता था, आज की तारीख में that again वैकेंसीज बहुत कम है, but still it is one of the opportunities that you can always avail. That is territorial army. So there are so many things. Before I forget, जो veterinarians होते हैं, आरवीसी है, उनके लिए भी है। So they can become the vet, जो vets हैं वो भी आ सकते हैं। So there are so many opportunities for them to come. आप जिला सैनिक अधिकारी हैं, वेटरन्स को आप क्या कहना चाहेंगे? वेटरन्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर नॉर्मल सिविलियन होते ना तो अपेक्षा ये नहीं होती कि आप जानते हैं, समझते हैं। आप एक वेटरन हैं तो अपेक्षा ये हो जाती है आप तो सब जानते हैं, आप तो सब समझते हैं। मैंने आपको बोला वीना मैम की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप इज अ बिगेस्ट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी कंट्री। हर फौजी को तो ये पता ही है, क्योंकि हम पैदा ही उस ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं इस भावना को लेकर कि मेरा काम है, अगर मुझे दिख गया ये खराब है तो मेरा है या नहीं है, मैंने इसको ठीक करना ही करना। तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है जब आप बाहर आते हैं, क्योंकि आप वो गलती नहीं कर सकते जो कि आम हमारे काउंटर पार्ट सिविल में कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जब हम फौज में थे तो हम स्पॉटलाइट से दूर थे। आज जब हम स्पॉटलाइट में आते हैं बिकॉज ऑफ आवर सर्विस, बिकॉज ऑफ आवर वर्क,
तो हमारा उद्देश्य वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज में वो सारी वैल्यूज़ को लेकर आ रहे हैं जो हमने सीखी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके कारण से हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना टॉप में आया है। दूसरी जिम्मेदारी ये हो जाती है, आप फौज से रिटायर हुए हैं, आर्म फोर्सेस से रिटायर हुए हैं, आप जो भी करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण से आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कोई उंगली उठाए। दिस इज अ सेकेंड थिंग दैट इज कमिंग ऑन टू आवर वेटरन्स। थर्ड थिंग, आप ऑलरेडी बहुत मेगा हो, हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम मेगा हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में मैं सबके सामने कहना चाहूंगी कि इस बात को एहसास होना अभी बाकी है। बाहर की कंट्रीज में वेटरन्स बहुत बड़ी चीज़ है और उसका एहसास भी उस कंट्री में है। हमारी कंट्री में इसका एहसास होना बाकी है। परसेंटेज ऑफ दिस रियलाइजेशन इन द सोसाइटी इज वेरी लेस, बट दैट डज नॉट रिड्यूस आवर वैल्यू। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि एकजुट होकर के इतनी स्ट्रॉन्ग आप फ्रेटर्निटी बन जाए कि यू बिकम अ फोर्स टू रेकन। सो मेरी आप सबसे, मेरी वेटरन से यही रिक्वेस्ट है, लेट अस बिकम मच मोर मेगा, कि जो सिविलियन को एक पायदान मिले कि अगर कोई अच्छा सिविलियन बनता है, एक मॉडल समैरिटन बनता है, मॉडल सिविलियन बनता है, तो वो उनकी तरह होना चाहिए। उसके लिए जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम एक आखिरी सवाल कि जो युवा आज आपको देख रहा है, यूथ देख रहा है, पेरेंट्स देख रहे हैं, युवा देख रहा है, उसे अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, उसे आर्म फोर्सेस में अपना करियर बनाना है, शामिल होना है, तो आपसे डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा ऑफिस है, मैप में मिलिट्री बॉयज़ हॉस्टल डालेंगे, वो हमारा ऑफिस है, वो कोई भी आ सकता है। वहाँ पर आपका फ़ोन भी है, फ़ोन पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या टाइमिंग है। मॉर्निंग टाइम्स में आई जनरली से नो, क्योंकि हमारा बहुत बिजी रहता है। कभी शाम को आ गए थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए, तो वी कैन ऑलवेज गाइड। प्लस हमारे पास इतने सारे ऑफिसर्स हैं जो कि इन सब चीज़ों में उनकी मदद भी कर सकते हैं। मैं खुद आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ, बट आप एक बार सर्च करके आइए, यू कैन कम डायरेक्टली। आप मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी आप पिंग कर सकते हो, बट द बेस्ट वे इज दिस ओनली कि मिलिट्री बॉयज़ हॉस्टल डालें मैप पे, डायरेक्टली ऑफिस में आए इन द इवनिंग आवर्स, इन द आफ्टरनून आवर्स, सिट डाउन विद मी फॉर 15-20 मिनट्स, अपने डाउट्स पूछिए, यू आर मोर देन वेलकम। बाकी आप तो हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम।